Good morning, students. Welcome to the third session of Dr. APJ Abdul Kalam's Vision for 2020. In his vision, Dr. Kalam focuses on transforming India from a developing nation into a developed nation by 2020. He says that India has got a special kind of civilization heritage. We have absorbed the best of cultures from successive invasions. But now we should not allow any religion or any individual fanaticism to endanger our nation. He further says that economic prosperity and military strength alone do not bring peace to any nation. We should transform our religious forces into spiritual forces because evolution of spiritual forces in addition to economic prosperity and military strength will bring happiness, peace and prosperity. He further says 50 years have gone since we got our independence, but we still are a developing nation. Though we have achieved a lot, still we have many challenges. Today, India is in the knowledge age, which provides an opportunity to become a developed nation with a strong economy. Now, more than 50 years have gone by, and we are called as one among the hundreds of developing countries. आज़ादी प्राप्त किए हुए हमें 50 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और आज हमारी गिनती 100 से अधिक डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील राष्ट्रों में होती है। डेवलपिंग मीन्स विकासशील देश और डेवलप्ड मीन्स विकसित देश। डॉक्टर कलाम का विजन था कि 2020 तक हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो 1947 का फर्स्ट विजन था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम और उसे पूरा हुए 50 से अधिक वर्ष हो चुके हैं और आज भी हमारी गिनती विकासशील राष्ट्रों में होती है। एंड इन अ डिस्टिंक्ट वे अ सेपरेशन फ्रॉम G8 कंट्रीज, और G8 राष्ट्रों में से एक विशेष तरह से हमें अलग माना जाता है। G8 refers to the group of 8 highly industrialized nations. ये हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, द यूनाइटेड किंगडम, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड रशिया। इनसे हमें अलग माना जाता है, ये विकसित राष्ट्र हैं और हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। वी हैव मैनी चैलेंजेस, हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं। नियरली 260 million people who are below the poverty line have to join the mainstream of a good life. लगभग 26 करोड़ लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा, बिलो द पॉवर्टी लाइन, लगभग 26 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उन्हें एक अच्छे जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना है। मेन स्ट्रीम ऑफ अ गुड लाइफ, मेन स्ट्रीम मुख्य धारा, एक अच्छी जिंदगी की मुख्य धारा से उन्हें हमें जोड़ना है। 100% literacy, health for all, multiple industrial and agricultural productivity, and a lifestyle with a value system have to emerge. और क्या क्या हमें करना है? 100% literacy, 100% साक्षरता, लिटरेसी मीन साक्षरता, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, मल्टीपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मल्टीपल बहुआयामी इंडस्ट्रियल उद्योग, औद्योगिक एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता। बहुत सारे बहुआयामी हमें औद्योगिक एंड कृषि से रिलेटेड जो हमारी उत्पादकता है उसे बढ़ाना है। एंड अ लाइफस्टाइल विद अ वैल्यू सिस्टम हैव टू इमर्ज, और एक ऐसा जीवन की ऐसी शैली विद अ वैल्यू सिस्टम जो कि गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। मूल्य आधारित जीवन शैली को स्थापित करना है। वैल्यू सिस्टम, मूल्य आधारित लाइफस्टाइल जीवन शैली को हमें इमर्ज करना है, उसे स्थापित करना है, उसे उभरना है। Hence, we need the second vision for the nation to become developed. अतः to become developed
विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें एक दूसरे विजन की, दृष्टिपत्र की, परिकल्पना की आवश्यकता है। After independence, India looked forward to development through 5 year plans. After independence, आज़ादी के बाद में इंडिया looked forward, look forward to होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, to development through 5 year plans. भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विकास का मार्ग अपनाया। कि भारत ने आज़ादी के बाद में भारत ने जो डेवलपमेंट का जो तरीका अपनाया था वो था थ्रू 5 year प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं के थ्रू। ये आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजनाएं। द ग्रीन रेवोल्यूशन and technological growth enabled India to prosper with self-sufficiency in food and achievements in many technological frontiers, particularly in the past 2 decades. The Green Revolution and technological growth enabled India. हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और तकनीकी अभिवृद्धि ने क्या किया? एनेबल्ड इंडिया, इंडिया को इस लायक बनाया, किस लायक? टू प्रॉस्पर विद सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन के भारत को समृद्ध किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ने। इन्होंने भारत को इस लायक बनाया कि वो खाद्यान्न के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और समृद्ध बन जाए। एंड अचीवमेंट्स इन मैनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स, पर्टिकुलरली इन द पास्ट 2 decades। डेकेड होता है दशक। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में अनेक तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल हुई हैं। मैनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत सारी अचीवमेंट्स हमें हासिल हुई हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 5 year प्लान्स के थ्रू हमने विकास का रास्ता अपनाया था और इनमें और ग्रीन रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर समृद्ध बना और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स, तकनीकी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की, पर्टिकुलरली पिछले 2 दशकों में। A major transformation came during the information age, when India established its position with its strong core competence in information technology. एक मुख्य परिवर्तन सूचना युग के दौरान आया। A major, मुख्य, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, came during the information age, सूचना युग के दौरान एक मुख्य परिवर्तन आया। When India established its position with its strong core competence, competence means क्षमता, core means केंद्रीय, in information technology। ये परिवर्तन आया जब भारत ने सूचना तकनीकी में अपनी शक्तिशाली योग्यता से उपस्थिति दर्ज की। एस्टैब्लिश्ड इट्स पोजीशन, भारत ने अपनी स्थिति एस्टैब्लिश की, अपनी पहचान बना ली। किस क्षेत्र में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अपनी शक्तिशाली क्षमता, योग्यता की वजह से भारत ने इंफॉर्मेशन एज में अपनी एक स्पेशल पोजीशन, अपनी खास जगह बनाई, अपनी उपस्थिति दर्ज की। टुडे इंडिया इज इन द नॉलेज एज, आज भारत ज्ञान युग में है। नॉलेज एज, आज भारत ज्ञान युग में है। विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो ये ज्ञान युग है ये प्रदान कर रहा है, प्रदान करता है अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता है किस चीज के लिए? टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के साथ में एक राष्ट्र, डेवलप्ड राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनने की एक चांस, अपॉर्चुनिटी ये एक ज्ञान युग हमें देता है। भारत आज ज्ञान युग में है जो कि शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के साथ विकसित राष्ट्र बनने का अवसर प्रदान करता है।
In the 21st century, a new society is emerging where knowledge is the primary production resource instead of capital and labor. In 21st century, 21वीं शताब्दी में a new society is emerging, एक नई सोसाइटी, नया समाज उभर रहा है जहां knowledge is the primary production resource, जहां पर ज्ञान प्रमुख उत्पादन स्रोत है। नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स, जो प्रमुख उत्पादन का स्रोत क्या है? ज्ञान है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर, बजाय पूंजी और लेबर की, श्रम और पूंजी की बजाय आज 21st सेंचुरी में जो नया समाज उभर रहा है उसमें ज्ञान एक मुख्य उत्पादन स्रोत के रूप में उभर रहा है। People's life will be enriched by IT-driven knowledge products and systems, biotechnology and space technology. लोगों का जीवन सूचना तकनीक के द्वारा संचालित, driven means IT driven means सूचना तकनीक के द्वारा संचालित प्रोडक्ट्स, ज्ञान उत्पादों, नॉलेज प्रोडक्ट्स, ज्ञान उत्पादों एंड सिस्टम्स और व्यवस्थाओं, बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीक और स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष तकनीक से समृद्ध बनाया जाएगा। लोगों का जीवन सूचना तकनीक द्वारा संचालित ज्ञान उत्पादों और व्यवस्थाओं, जैव तकनीक यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक के द्वारा समृद्ध बनाया जाएगा। एज ए फ्यूचर रेवोल्यूशन, भावी क्रांति, भविष्य की क्रांति के रूप में, इट इज प्रिडिक्टेड, यह भविष्यवाणी की जाती है, दैट ह्यूमैनिटी विल सी ह्यूमन हैबिटेट इन वन ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्पेस सोलर पावर रेडिएटिंग टू अर्थ फॉर इलेक्ट्रिक पावर। भविष्यवाणी क्या की जाती है कि मानवता जितने भी ग्रह हैं उनमें से किसी एक पर मानव बस्तियां देखेगी। ह्यूमन हैबिटेट, मानव बस्तियां, कि किसी न किसी प्लैनेट पर, ग्रह पर मानव की बस्तियां होंगी, और स्पेस सोलर पावर रेडिएटिंग टू अर्थ फॉर इलेक्ट्रिक पावर, और अंतरिक्ष सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा में बदल सकेगी। एक ऐसी क्रांति होगी जहां पर, जिसमें मानवता देखेगी कि प्लैनेट्स पर भी ह्यूमन हैबिटेट है, मानव की बस्तियां हैं, एंड स्पेस सोलर पावर रेडिएटिंग टू अर्थ फॉर इलेक्ट्रिक पावर, और अंतरिक्ष की जो सौर ऊर्जा है, स्पेस सोलर ऊर्जा रेडिएटिंग टू अर्थ फॉर इलेक्ट्रिक पावर, अंतरिक्ष की सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाएगा, बदला जा सकेगा। ह्यूमन लाइफ विल बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर रिसर्च आउटकम्स। ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन अनुसंधान परिणामों से और आगे बढ़ जाएगा, उसका विस्तार होगा। एक्सटेंड मीन्स विस्तार होना। Nanotechnology will enter into human usage like the control systems of various transportation systems, medical technology equipment and aerospace systems. लघु तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स लघु तकनीक मानवीय उपयोग में प्रवेश करेगी। विल एंटर इनटू ह्यूमन यूसेज, मानव उन सबको यूज करेगा, नैनो टेक्नोलॉजी को, लघु तकनीक को यूज करेगा। किस चीज में? लाइक द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, विभिन्न यातायात के विभिन्न साधनों की व्यवस्थाओं में इसका यूज होगा नैनो टेक्नोलॉजी का। मेडिकल टेक्नोलॉजी में, चिकित्सा तकनीकी उपकरण इक्विपमेंट में, मेडिकल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, चिकित्सा तकनीक उपकरणों में इसका यूज होगा। एंड एरोस्पेस सिस्टम, और वायुयान व्यवस्थाओं के नियंत्रण आदि में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। In most developed nations, the information and communication technology means ICT sector directly contributes 7 to 8% to their GDP. GDP means gross domestic product. Gross सकल domestic घरेलू product means उत्पाद.
अत्यधिक विकसित राष्ट्रों में, इन मोस्ट डेवलप्ड नेशंस, ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित जो राष्ट्र हैं, उनमें क्या होता है, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसकी एब्रीविएशन है आईसीटी, सूचना और संचार तकनीक directly contributes 7 to 8% to their GDP। सूचना और संचार तकनीक डायरेक्टली प्रत्यक्षतः लगभग 7 से 8% का कंट्रीब्यूशन करती हैं टू देयर जीडीपी, उनके सकल घरेलू उत्पाद में। ज़्यादातर विकसित राष्ट्रों में सूचना और संचार तकनीक क्षेत्र का कुल घरेलू उत्पाद में योगदान 7 से 8% का है। It is expected that by 2010 in these countries, ICT will account for 25% of the GDP, either directly, means by way of sale of hardware and software, or indirectly, that is by being an integral part of e-governance, connectivity for improved productivity, industries, and even in daily life for improved efficiency and transparency। कि अभी तक उनका जो योगदान है जीडीपी में वो 7 से 8% है डेवलप्ड नेशंस का। डेवलप्ड नेशंस में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी सेक्टर का जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है वो 7 से 8% है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि 2010 तक इन विकसित राष्ट्रों में आईसीटी का योगदान उनकी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में 25% हो जाएगा। 7-8% से बढ़कर 25% उनका योगदान हो जाएगा उनके जीडीपी में, घरेलू सकल उत्पाद में, या तो डायरेक्टली या तो प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा? बाय वे ऑफ सेल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बिक्री द्वारा, या फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से। वो कैसे करेंगे? बाय बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का एक इंटीग्रल पार्ट बनके। इंटीग्रल मीन्स अविभाज्य, जिसको अलग नहीं कर सकते, अभिन्न अंग बनके ई गवर्नेंस का अभिन्न अंग बनेंगे ये आईसीटी क्षेत्र। और क्या कर सकते हैं इनडायरेक्टली? कनेक्टिविटी फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादन में सुधार के लिए, कनेक्टिविटी के लिए। इंडस्ट्रीज एंड even in daily life for improved efficiency and transparency। Efficiency means कुशलता, transparency means पारदर्शिता। इंडस्ट्रीज उद्योगों में और यहाँ तक कि सामान्य जीवन में भी improved efficiency and transparency के लिए, उद्योगों में और दैनिक जीवन में सुधार के साथ कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए इनका आईसीटी क्षेत्र का यूज किया जाएगा। तो डायरेक्ट तरीका तो हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेल करके, और इनडायरेक्ट तरीके से ई गवर्नेंस का ये इंटीग्रल पार्ट बन सकता है आईसीटी, जो कि आज हम देख रहे हैं इंडिया में भी ऐसा हो गया है। कनेक्टिविटी फॉर इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, एक अच्छे उत्पादन के लिए जो कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कनेक्टिविटी के द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा। इंडस्ट्रीज एंड इवन इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में और उद्योगों में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। किसके लिए? फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, और ज़्यादा एफिशिएंट हो, और ज़्यादा कुशलता आए, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता लाने के लिए, और ज़्यादा कुशलता और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए उद्योगों में, और यहाँ तक कि दैनिक जीवन में भी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस प्रकार से आईसीटी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन इन राष्ट्रों में, डेवलप्ड राष्ट्रों में लगभग 25% के आसपास हो जाएगा उनकी जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में। In India, ICT today accounts for nearly 2% of GDP। आज के समय में, आज मीन्स जब ये विजन 2020 की बात की थी डॉक्टर कलाम ने, उस समय भारत में अभी 2% योगदान है आईसीटी का।
कि जहां आज डेवलप्ड नेशंस में 7 से 8% है, वहां भारत में अभी जीडीपी में आईसीटी का योगदान सिर्फ 2% है। टू बी अ डेवलप्ड नेशन वी शुड एनहांस दिस सिग्निफिकेंटली। एनहांस मीन्स इंक्रीज करना, बढ़ाना। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें इस चीज को, आईसीटी के कंट्रीब्यूशन को भारत की जीडीपी में बढ़ाना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ाना पड़ेगा। In India, ICT today accounts for nearly 2% of GDP. To be a developed nation, we should enhance this significantly. भारत में आज ICT का जीडीपी में योगदान लगभग 2% है और एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि, एनहांस वृद्धि, सिग्निफिकेंटली मीन्स महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करनी होगी, करनी चाहिए। Our core competencies that can be exploited in addition to what has been planned in 1998 include information security, scientific software development, and e-governance that can spearhead a strong domestic market, entertainment, education, hardware and chip design, and wireless.